Good morning, student. In last class we discussed about some common diseases in human beings. तो हमने पढ़ा था about टाइफॉइड, कॉमन कोल्ड या निमोनिया, प्रोटोजोन डिजीज, हमने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ा था. अब एक नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज जो है वो है तुम्हारा एमोबियासिस. नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज जो है वो है तुम्हारा एमोबियासिस. पैथोजन है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारा एंटोमोबिया हिस्टोलाइटिका. ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे करता है? तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में. इसके एंट्री करने से क्या होगा? तुम्हारे स्टोमक में पेन होगा, स्टूल्स, हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस, ब्लड क्लॉटिंग होंगे, क्रैम्प्स होंगे, एब्डोमिनल पेन होंगे. इसका वेक्टर्स तुम्हारे हाउस फ्लाई है. तो नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज और क्या है तुम्हारे नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज एमोबियासिस. इसके पैथोजन हिस्टोलाइटिका. ये क्या है? तुम्हारा प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कॉज करता है एमोबियासिस. ये जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है कहाँ पे होगा? तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में. साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे होगा? तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में. इसका वेक्टर कौन होगा? ट्रांसमिशन कौन करेगा? हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई कैसे? ये जो हाउस फ्लाई है एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, वो काम करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा पैरासाइट फ्रॉम फैकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड फूड प्रोडक्ट टू कंटामिनेटेड देम. इसमें क्या होगा बोलो तो? हाउस फ्लाई एज अ मैकेनिकल कैरियर वो काम करेगा. ये क्या करेगा? इन्फेक्टेड पर्सन का जो फेकस है, जो एक्सक्रीटा है, वहाँ पे बैठेगा. बैठने के बाद वहाँ से उठ के जब वो खाने में पानी में गिरेगा तो उसको क्या कर देगा? गंदा कर देगा, ख़राब कर देगा, कंटेमिनेटेड कर देगा. जब तुम उसको खाओगे तो उससे तुम्हारा क्या होगा? ये डिजीज़ हो जाएगा. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि खाने का हमेशा ढक कर रखना चाहिए, पानी को ढक के रखना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो. ठीक है. तो इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे तुम्हारे? एक हो गए कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टोमक पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल्स होगा विथ म्यूकस, एंड ब्लड क्लॉट. स्टूल के साथ तुम्हारा म्यूकस और ब्लड भी निकलेगा. तो ये सब तुम्हारे सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय वर्म. वर्म से जो डिजीज़ होते हैं, वर्म से मतलब तुम्हारे जैसे जो एक्सकेरेसिस होते हैं वो हेलमिंथिस डिजीज़ होते हैं. हेलमिंथिस क्या थे बोलो तो? प्लेटी हेलमिंथिस जो नॉन कॉरिडोर में हमने पढ़ा था. प्लेटी हेलमिंथिस दैट इज़ योर फ्लैट वर्म. एक्सके हेलमिंथिस दैट इज़ योर राउंड वर्म. तो कॉमन राउंड वर्म जो है वो है तुम्हारा एस्केरिस. ठीक है. और जो क्या डिजीज कॉज करता है? एस्क्रिएसिस. ठीक है. ये भी तुम्हारे इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है. ये एक्सक्रिएसिस जब ये तुम्हारे अंदर जाता है, जब बॉडी के अंदर जाता है, एंट्री करने के बाद वहाँ पे जाके वो रिप्रोड्यूस करेगा. रिप्रोड्यूस करने से वहाँ पे बहुत सारा एग ले करेगा. एग क्या होगा? बाहर निकल के जब आएंगे फेकस के थ्रू
तो वो सब इंसेक्ट क्या होंगे, उस एग को ले जाकर तुम्हारे खाने में डाल देंगे, वेजिटेबल्स में डाल देंगे, जिससे वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। आफ्टर दैट जो हेल्दी पर्सन अगर उस वेजिटेबल्स को खाएगा तो वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय वर्म। एक्सकेराइसिस, पैथोजन क्या होंगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या राउंड वर्म और एक्सकेरिस। एक्सकेरिस ये क्या होता है, ये तुम्हारे खाने में किस तरह का, मतलब अगर ये मतलब बोलने से पैथोजन है ना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये एक्सकेरिस जब तुम्हारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जब हमारे बॉडी में चला जाएगा, एंट्री करेगा, तो वहाँ पर जाकर रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारा एग ले करेगा, वही एग फेकस के थ्रू बाहर आएगा। जब कोई इंसेक्ट उस एग को लेके जाके खाने में तुम्हारे फूड वेजिटेबल्स में रख देगा, उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन खाए तो उसको ये डिजीज़ हो सकता है। तो इसका स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड थ्रू वाटर, वेजिटेबल, contaminated by feces of infected person। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदर ही ब्लीडिंग होगी जो तुम्हें बाहर दिखाई नहीं देगा, इंटरनल ब्लीडिंग। एनीमिया होगा, ब्लड से रिलेटेड एनीमिया होगा, मस्कुलर पेन होगा, इसके बाद ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे सिम्टम्स है। और एक तुम्हारा डिजीज कॉज्ड बाय वर्म, और एक है तुम्हारा एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस। ये एलिफेंटियासिस से नाम समझ में आ रहा है, एलिफेंट जैसा कोई एक सिम्टम दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट वाला, एक्सकेरियासिस हो गया, फिलेरियासिस। नेक्स्ट है तुम्हारा एलिफेंटियासिस बा फिलेरियासिस। इसमें क्या होगा, जो पैथोजन है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये वूसेरिया बैनक्रॉफ्टी और वूसेरिया मलाई, ये तुम्हारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन कौन करते हैं, तुम्हारे वूसेरिया बैनक्रॉफ्टी और एक है वूसेरिया मलाई। स्प्रेड कैसे होते हैं, कैसे फैलता है ये स्प्रेड, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, ये फीमेल मॉस्किटो के द्वारा होता है, ठीक है। क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होता है वो तुम्हें सिर्फ ये हार्बीवोरस होता है, मेल मॉस्किटो ये तुम्हें वेजिटेबल्स में घास भूस में मिलेगा, लेकिन जो फीमेल होता है, ये फीमेल मॉस्किटो ये खून लेता है। खून क्यों, क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन मतलब करना पड़ता है, एक के लिए उसको हेल्प होता है, तो इसलिए उसको खून चाहिए होता है। और सिंपली याद रखना, जैसे कि एक पुराना जोक्स है कि बोलते हैं ना कि
लड़कियां खून चूसती है लाइक दैट, तो यहाँ पे फीमेल जो मॉस्किटो है वो वेक्टर वो स्प्लिट करती है इसको, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, राइट। उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग होगा किसी एरिया में। जब ये हमारे बॉडी में एंट्री करेगा ना, ये तुम्हारा जो डिजीज़ है, ये जो बैनक्रॉफ्टी है, ये जब तुम्हारे बॉडी में एंट्री करेगा, या काफ़ी साल तक हो सकता है कि हमारे बॉडी में ही सर्वाइव कर रहा हो। जिस एरिया में वो सर्वाइव करता है उस एरिया को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, एरिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वेट भी बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा अटैक वो लिम्फेटिक सिस्टम, लोअर लिम्ब और लिम्ब वेसल्स में होता है, और सेक्सुअल रीजन में भी ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सिम्टम है, इसमें क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होगा, chronic inflammations of the organ, usually the lymphatic vessel, lower limb, sexual रीजन इज ऑल्सो अफेक्टेड हियर। यहाँ पे जो तुम्हारा लोअर लिम्ब और लिम्फेटिक वेसल, ये सब क्या हो जाता है, वो जो पैर है वो हाथी के जैसे पैरों जैसा हो जाता है, एकदम देखने से वो हाथी जैसा ही लगता है। आफ्टर दैट फंगल डिजीज जो हम पढ़ेंगे, रिंग वर्म के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, ये आजकल ज़्यादा दिखाई देता है। रिंग वर्म, रिंग जैसे पैचेस हो जाते हैं, सर्कुलर पैचेस, बहुत खुजली होता है, इरिटेशन होता है, ईचिंग होता है, ये किसके कारण होता है, फंगल डिजीज, फंगस के कारण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस तो है तुम्हारा रिंग वर्म। पैथोजन कौन होगा, इसके फिर 3 जेनेरा होते हैं। एक होता है तुम्हारा माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोफायटन, और एक है एपिडर्मोफायटन। ठीक है, इस रिंग वर्म के 3 जेनेरास होते हैं। ये तो फंगल डिजीज होते हैं। फंगस के मेन 3 जेनेरा है तुम्हारे माइक्रोस्पोरियम, और एक है तुम्हारे ट्राइकोफायटन और एक है एपिडर्मोफायटन। एपिडर्म से तो पता ही चल रहा है तुम्हारी स्किन, डर्मल लेयर जो ऊपर का लेयर है। पैथोजन जो है डिजीज का ऑर्गेनिज्म, ये तुम्हारे फंगस के 3 जेनेरा है। ठीक है, अब ये कैसे स्प्रेड होते हैं, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टावल को यूज़ करोगे, व क्लोथ व कम, इससे क्या होगा, तुम्हारा स्प्रेड होगा। फंगस इज एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे, ये क्या होंगे, अपीयरेंस ऑफ ड्राई व स्केली लीजन्स में होंगे, और विद द इंटेंस और वेरियस पार्ट विथ इंटेंस इचिंग। जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर स्वेटिंग होता है, जैसे कि हमारा जो ये एरिया है ना, यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा ये तुम्हारा रिंग वर्म, जो सर्कुलर वर्म होता है, हाथ में व किसी भी कोने के जगह में होता है, तुम्हारे पैरों में भी होगा, फीट के तुम्हारे जो जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादातर ग्रो कहाँ करता है ये फंगस, वहीं पे जहाँ हीट और मॉइस्चर की जो तापमान हो ज़्यादा हो, वहाँ पे ये फंगस ग्रो ज़्यादा करता है। तो ये एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है
रिंगवर्म वो क्या होता है, सर्कुलर पैचेस में होता है, बहुत ही इचिंग इरिटेशन करने वाला होता है। ये फंगस ग्रो हीट एंड मॉइस्चर में ज़्यादा करता है, ठीक है। तो हमें बोलते हैं कि हमेशा साफ सुथरा रहो, नीट एंड क्लीन रहो, जिससे कि ये डिजीज़ ना हो। ये आजकल कॉमन डिजीज हो गया, रिंगवर्म सब में देखने को मिलता है, फंगल डिजीजेस। तो अब पैथोजेंस पढ़ लिए। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड थ्रू किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल को यूज़ करोगे, बा क्लोथ्स, बा तुम कॉम्ब, राइट। फंगस इज एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल ऑल्सो। इस फंगस डिजीज में, फंगल डिजीज में हमें हमेशा नीट एंड क्लीन रहना है, स्वेट नहीं आने देना है, हमेशा खुद को एक अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखना है वगैरह। अच्छा, मतलब किसी और दूसरे का कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, इसका टॉवल यूज़ मत करो। किसी में भी कोई भी डिजीज़ हो सकता है, एक में हुआ तो तुम्हें भी हो सकता है। और ये राउंडवर्म ऐसा राउंडवर्म है, अगर यहाँ पे हो गया, अगर तुमने यहाँ पे खुजली किया, आफ्टर दैट इस हाथ में अगर तुमने हाथ लगाया तो वहाँ पर भी वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। नाउ इसके सिम्टम्स। Appearance of dry, scaly lesions or various part with intense itching, बहुत ज़्यादा itching होगा, इरिटेशन करने वाला, ठीक है। ये हम लोग के कुछ कॉमन डिजीज़ेस हो गए। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे कि आप देखो, कोरोना वायरस होने के कारण बोला गया है कि ओल्ड जो लोग होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है। अगर एक बार कोरोना हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं है, बट हम में कोरोना होने के जो चांसेस है बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा। अब इम्यूनिटी क्या है, जो बॉडी होता है ना, एबिलिटी टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम इतने पावरफुल है कि कोई भी डिजीज़ आएगा तो हमारा जो इम्यूनिटी है जो वो फाइट कर पाएगा, हमारा बॉडी फाइट कर पाएगा अगेंस्ट द पैथोजेंस, अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस, दैट इज़ योर इम्यूनिटी। तो the ability of body to fight the disease causing organism is called immunity। अब इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, एक है तुम्हारे इन्नेट इम्यूनिटी और एक तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, ये इम्यूनिटी वो होते हैं जो तुम्हारे प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ से ही होते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया वायरस मतलब इसके बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, सब पे लागू होता है, जो ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। इसके लिए मतलब तुम्हें कोई स्पेशल कोई वो यूज़ नहीं करना है। जैसे कि समझो, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी जर्म्स से पहले से ही जो प्रेजेंट होता है हम में, ठीक है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है दूसरा वाला, वो बर्थ के बाद हम जो एक्वायर्ड करते हैं, जो एडॉप्ट करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया व वायरस पे अटैक नहीं करेगा, ये सब पैथोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। वो डिफरेंशिएट नहीं करते, सब पैथोजन को अटैक कर पाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे अभी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।
एक है तुम्हारा इनेट इम्यूनिटी और एक है तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम पहले देखेंगे इनेट इम्यूनिटी क्या है और इसके कितने इट कंसिस्ट ऑफ कितने काइंड्स ऑफ बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। तो इनेट इम्यूनिटी जो हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है कि इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से पहले से ही ये प्रेजेंट होता है ये इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस पे अटैक नहीं करेगा, ये सब पैथोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ बैरियर जो जन्म से ही होते हैं हम में। एक है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होगा? फिजिकल बैरियर जो हम देख सकते हैं, स्किन एक हो गया तुम्हारी स्किन, डायरेक्ट कोई भी चीज़ हमारे अंदर तो नहीं जाएगा ना, वो स्किन से होके जाएगा। तो फर्स्ट बैरियर एक आ जाएगा तुम्हारा स्किन। ठीक है, एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ gastrointestinal tract and urogenital tract प्रिवेंट करता है क्या? एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन आवर बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा स्किन होता है, ठीक है, वो कोई भी अगर बैक्टीरिया हम पे अटैक करेगा तो डायरेक्ट हमारे बॉडी पे अंदर में नहीं जा पाएगा, वो स्किन से होके जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया स्किन एंड म्यूकस कोटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में म्यूकस लाइनिंग एक ट्यूब होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे कि सोचो ये तुम्हारा एक म्यूकस लाइनिंग ट्यूब है, तुम्हारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का ये म्यूकस लाइनिंग है। यहाँ पे कोई पैथोजन अगर आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये म्यूकस इसको घेर लेगा, घेर के उसके सीलिया के थ्रू ये जो पैथोजन को बाहर निकाल देगा, तुम्हारे बॉडी से बाहर निकाल देगा, ब्रश आउट कर देगा। ठीक है, तो कोई भी जब माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो म्यूकस वाला कोटिंग लेयर है ये इस माइक्रोब्स को हटा देगा। ठीक है, अब है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होगा, जैसे कि हमारे में क्या होता है, HCl होता है इन स्टोमक, हमारे माउथ में सलाइवा होता है, टीयर्स फ्रॉम आइज जो होता है, इस सब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, एक हेल्प करता है तुम्हारे पैथोजेंस को बाहर निकालने के लिए। जैसे एसिड इन स्टोमक, अगर HCl है, ठीक है, तो ये HCl क्या करेगा, पैथोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे टीयर्स में तुम्हारे लाइजोसोम्स होते हैं, अगर जैसे कि तुम रो रहे हो ना, जैसे आंखों में कुछ चला गया तो वो पानी के थ्रू तुम्हारे आंखों से बाहर आ जाएगा। स्लाइवा, जैसे कि अगर हम में स्लाइवा नहीं होगा तो अगर कोई भी धुला वाले हमारे मुंह पे चला जाएगा तो स्टिक होके रहेगा, मुंह पे ही रहता है, लेकिन हमारे में क्या है, स्लाइवा है, तो इस स्लाइवा के थ्रू जो बैक्टीरिया है बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि तुमने थू मार दिया, बहुत चला गया, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। बैरियर इसमें क्या होता है, तुम्हारा एसिड इन स्टोमक, जैसे HCl है तुम्हारे
स्टोमक में, वो क्या करता है, पैथोजन पे अटैक करता है, जिससे तुम्हारा स्टोमक ठीक हो। टीयर्स में क्या होता है, लाइजोसोम होते हैं, कभी अगर आँखों में कुछ चला जाए तो टीयर्स के थ्रू ही बाहर निकल के आ जाता है। इसी तरह हमारे स्लाइवा जो होता है वो भी हमें हेल्प करता है, ठीक है। एसिड इन स्टोमक। नेक्स्ट इज टीयर्स फ्रॉम आइज, स्लाइवा फ्रॉम माउथ। नेक्स्ट बैरियर होगा तुम्हारा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, पैथोजन फैगोस, जैसे कि ये पैथोजन है, ये फैगोसाइटिक हो जाएगा, मतलब ये चीज को क्या करेगा, खा जाएगा। मैक्रोफेजेस इसको क्या करेगा, फैगोसाइटिस इसको क्या करेगा, ईट कर लेगा। ईट करने के बाद वो क्या करेगा, बाहर क्या करेगा, इस पैथोजन को इरेडिक्ट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, इसके सेलुलर बैरियर तुम्हारे ब्लड से रिलेटेड होता है। ब्लड हैज़ ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट मतलब तुम्हारे जैसे WBC होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो होते हैं ना टिश्यू, हमारे मैक्रो टिश्यू हैज़ मैक्रोफेजेस होते हैं विच फैगोसाइट द माइक्रोब्स। ये जो टिश्यू है उनके पास मैक्रोफेजेस होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को फैगोसाइटिक मतलब उसको खा लेता है, खाने के मतलब लेके उसको हमारे बॉडी से बाहर कर देता है। कौन करता है तुम्हारे बॉडी से बाहर, ये मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कहाँ पे होता है, तुम्हारे टिश्यू में होता है। जैसे कि सोचो ये तुम्हारे एक पैथोजन है, ठीक है, टिश्यू में मैक्रोफेजेस है, वो क्या करेगा, इसको फैगोसाइटिक कर लेगा, इसको खा लेगा, लिया ना। अब इस चीज़ को वो हमारे बॉडी से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो सेलुलर बैरियर में क्या होगा, ब्लड हैज़ ल्यूकोसाइट जो होता है तुम्हारा WBC, सच एज पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट বা मोनोसाइट, and tissue has मैक्रोफेज होता है। टिश्यू के पास मैक्रोफेज होता है जो क्या करता है, माइक्रोस को खा लेता है, फैगोसाइटिक कर लेता है, विच फैगोसाइटोज द माइक्रोब्स। जैसे कि ये पैथोजन है, ठीक है, ये मैक्रोफेज इसके पास आ गया, फैगोसाइटिक कर लिया, करने के बाद ये तुम्हारे बॉडी से अब क्या करेगा, इसको लेके जाके तुम्हारे बाहर फेंक देगा, ठीक है, बस बॉडी से बाहर आउट कर देगा। ये हो गया तुम्हारा सेलुलर बैरियर। एक है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होगा तुम्हारा, 4th नंबर साइटोकाइन बैरियर। जैसे कि किसी सेल को अगर कोई वायरस अफेक्ट करेगा, जैसे कि ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, इसको वायरस ने अफेक्ट कर लिया, ले लिया, तो ये सेल क्या करेगा, अपना प्रोटीन रिलीज कर देगा, जिससे कि उसके आसपास के जो सेल है वो कम से कम सेफ रहे। वो तो मर गया, लेकिन मरते हुए उसने किसी की हेल्प कर दी। उसने क्या किया, उसके बाद जब वायरस आ गया तो उसने अपना प्रोटीन रिलीज कर दिया, तो इससे दूसरे वाले सेल बच गए, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ पे करेगा, जिससे कि दूसरे सेल को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो साइटोकाइनिन बैरियर क्या होगा, यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन जो होता है उसका नाम होता है इंटरफेरॉन, जो रिलीज करता है वो स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड interferon are secreted by virus infected cell. Virus infected cell
that prevent the further spread of viral infection. ये क्या करता है, रोक देता है. prevent the further spread of viral infection. मतलब क्या हो गया, देखो ये जो स्पेशल प्रोटीन है उसको हम इंटरफेरन बोलते हैं. ये कैसे सिक्रेट होता है, जब वायरस इन्फेक्टेड द सेल. ठीक है, ये जो हमारा सेल है इसको क्या क्या वायरस ने इसको घेर लिया. घेरने के बाद क्या हुआ, ये जो सेल है उसने अपना प्रोटीन रिलीज कर दिया जिससे कि दूसरे सेल को उसने बचा लिया, प्रिवेंट कर लिया वायरल इन्फेक्शन से. ठीक है, यही है तुम्हारा साइटोकाइनिन बैरियर. तो अभी अगर कोई डाउट हो तो हम बाद में वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे. तुम पूछना कौन कौन से में तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूँगी. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जो कि तुम्हारे बर्थ के बाद, जन्म के बाद हम एक्वायर्ड करते हैं व एडॉप्ट करते हैं इम्यूनिटी. ठीक है, और वो स्पेसिफिक होता है या नहीं वो हम देखेंगे. यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पूछना. ठीक है, थैंक यू.